क्या हो रहा है? दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अचानक कार बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चालू हो जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। गौरव चिल्लाते हुए कार के पीछे भागता है। कार की स्पीड बढ़ने लगती है। रुको, अरे कार रोको, अरे कोई कुछ करो, तरुण, सविता। लेकिन कार सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। अंधेरी रात थी। गौरव अपनी पत्नी सविता और बच्चों के साथ सविता के भाई के घर से लौट रहा था। उसके भाई का घर दूसरे शहर में था, इसलिए अभी उनको अपने घर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे और लगने वाले थे। गौरव को रास्ता भी नहीं मालूम था, तो वो गूगल मैप के सहारे आगे बढ़ रहा था। पर तरुण मैप देखने के बजाय गेम खेलने में लगा हुआ था। तरुण, तरुण, तरुण! हाँ हाँ पापा। हाँ के बच्चे, क्या कर रहा है? इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ। तुझसे मैप देखने को कहा था ना। गेम तो तू घर जाकर भी खेल सकता है। अभी मैप देख ले सही से, वरना हम लोग घर नहीं पहुँच पाएंगे। अरे आप उसे डांट क्यों रहे हो? देख तो रहा है ना वो। तरुण बेटा, बता दो किधर जाना है। लेफ्ट। गौरव के डांटने के बावजूद तरुण गेम खेलना बंद नहीं करता, बल्कि वो गेम और मैप के बीच स्विच करके रास्ता बताता रहता है। और इसी जल्दबाजी में वो एक गलत मोड़ बता देता है, और वो उनका आखिरी मोड़ था, क्योंकि उसके बाद कोई मोड़ नहीं आता। लेफ्ट या राइट? राइट। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था, जहाँ गहरी चुप्पी थी। सिर्फ कार के इंजन की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके फोन के नेटवर्क अचानक गायब हो गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें शीशे पर थप थप करके गिर रही थी, जिससे सामने देख पाना मुश्किल हो रहा था। गौरव, ये मौसम अचानक इतना अजीब कैसे हो गया? हाँ, बड़ी अजीब बात है। अभी तो आसमान में एक भी बादल नहीं था, और ये क्या? क्या हुआ? सामने देखो, ये रास्ता कितना सीधा है, कहीं कोई एक भी मोड़ नहीं। तरुण, जरा चेक कर बेटा कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। पर पापा, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा पापा। ये रास्ता बहुत अजीब है। वो लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि ये क्या हो रहा है। तभी कार में पेट्रोल खत्म होने का साइन दिखने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज ही पेट्रोल फुल करवाया था। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा। पापा, कार के बाहर देखिए, यहाँ हर तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं। ये कैसी जगह है? मम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो सब कार से बाहर निकलते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन कहीं भी किसी इंसान या जानवर का कोई निशान नहीं था। चारों ओर सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने अंधेरे का पहरा था। अचानक बिना किसी वजह के कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। गौरव, ये रेडियो, ये खुद कैसे चालू हो गया? मुझे नहीं पता, ये सब बहुत अजीब है। सब वापस कार में बैठो। वो लोग वापस कार में बैठते हैं और रेडियो बंद करने की कोशिश करते हैं। रेडियो एक ऐसी आवाज के साथ बंद होता है जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम लोग वापस नहीं जा पाओगे। ये क्या था? हे भगवान, ये क्या चल रहा है? वो लोग रेडियो की बात समझ पाते इससे पहले ही अचानक कार के हर शीशे पर हाथों के निशान बनने लगते हैं, जैसे कोई बाहर से कार को छू रहा हो। गीली मिट्टी के निशान धीरे धीरे हर ओर छा जाते हैं, मानो सैकड़ों हाथ उनकी ओर बढ़ रहे हों। मम्मी, मम्मी, ये क्या हो रहा है? पापा, जल्दी चलो यहाँ से, प्लीज पापा, प्लीज। गौरव, हमें यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। मगर कैसे? कार में पेट्रोल नहीं है और बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। गौरव ने तय किया कि वो कार के बाहर उतर कर देखेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नहीं नहीं, आप अभी बाहर मत जाओ, आप बाहर मत जाओ। तुम शांत रहो, मुझे देखने दो। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बारिश के बीच बाहर कदम रखा। बाहर सिर्फ घना अंधेरा और बारिश की तेज बौछारें थीं, जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वो मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। डरते हुए वो वापस कार में बैठने की कोशिश करता है,
लेकिन कार के सारे दरवाजे अचानक लॉक हो जाते हैं। ये क्या, दरवाजे लॉक कैसे हो गए? गौरव, ये क्या हो रहा है? दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अचानक कार बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चालू हो जाती है। आगे गौरव चिल्लाते हुए कार के पीछे भागता है। कार की स्पीड बढ़ने लगती है। रुको, अरे कार रुको, अरे कोई कुछ करो, तरुण, सविता। लेकिन कार सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है, फिर खुद ही उल्टी दिशा में पीछे हटती है। गौरव थका हुआ और घबराया हुआ कार के पास पहुंचता है और अंदर झांकता है, जहां सविता, तरुण और टीना घायल और सहमे हुए बैठे थे, और वो कार में बैठ जाता है। तुम लोग ठीक हो? पापा, ये सब मेरी गलती है। मैंने गेम के चक्कर में गलत मोड़ बता दिया था। हाँ, बहुत अच्छा किया। अब देखो कहाँ फंसे हैं हम सब तुम्हारी वजह से। अरे अभी उसे मत डांटिए, इस वक्त बस हमें सही रास्ता ढूंढने की जरूरत है। गौरव ने फिर से कार स्टार्ट की और वापस जाने की कोशिश की। अजीब बात यह थी कि जैसे ही इस बार उसने गाड़ी चलाई तो कार का पेट्रोल फिर से फुल हो चुका था। यहाँ से जल्दी चलिए पापा। हाँ, जल्दी। गौरव ने फौरन कार चलानी शुरू की और वापस उस तरफ चल निकला जहां से वो लोग आए थे। लेकिन तभी कार के ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया और कार की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके सामने बार बार वही रास्ता आ रहा था। वहां का नजारा ऐसा था जैसे मानो वो लोग किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं। अब हर बार यही कैसे आ जा रहे हैं? पापा, क्या हम कभी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे? इतना जैसे काफी नहीं था कि रेडियो एक बार फिर से चालू हो गया। मुझे इस रेडियो की आवाज से बहुत डर लग रहा है। गौरव की कोशिशों के बावजूद कार लगातार उसी दिशा में घूमती रही, जैसे उन्हें कोई अदृश्य शक्ति रोक रही हो। पर तभी अचानक कार को जोरदार झटका लगा, क्योंकि वो जाकर एक बोर्ड से टकरा गई। कार के रुकने से वो लोग घबराकर बाहर उतरे। ये सब क्या हो रहा है? हम कहाँ फंस गए हैं? तभी तरुण की नजर अपने मोबाइल पर गई और उसे हैरानी हुई कि उसमें अचानक नेटवर्क आ गया था। उसने तुरंत गौरव को दिखाया। गौरव ने एक आखिरी उम्मीद से सविता के भाई वरुण को फोन लगाया। हेलो वरुण, अरे यार तुम। अरे जीजा जी, आप लोग 1 साल से कहाँ हैं? क्या 1 साल? हम तो बस 1 घंटे से ही बाहर हैं, बस यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं तो आप लोगों को 1 साल से ढूंढ रहा हूँ। पता चला आप उस जगह गायब हुए जहाँ भटके मुसाफिर गायब होते हैं। लोग कहते हैं कि उस जगह कोई पोर्टल है जो लोगों को किसी और दुनिया में ले जाता है। अब समझ में आया कि वो अलग दुनिया नहीं, अलग समय में ले जाता है। गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो रात उन्हें बस 1 घंटे की लग रही थी, असल में वो 1 साल बीत चुका था। कोई मदद लेकर आओ प्लीज। जीजा जी, मैं आप लोगों के लिए कोई मदद नहीं भेज सकता। आप लोग अब अलग समय में हैं। गौरव ने फोन रख दिया, ये सब जानकर जैसे वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। उसने फैसला किया कि वो इस जगह से हर हाल में बाहर निकलेगा। उसने कार को पूरी स्पीड से दौड़ाना शुरू किया और सब लोग दहशत में बैठकर उसकी इस कोशिश को देख रहे थे। लेकिन तभी उनकी कार सामने से आती एक कार से टकरा गई। वो चारों इस हादसे में मारे गए। हालांकि सामने से आने वाला आदमी किसी तरह से बच गया। ये क्या था? हे भगवान, बचा लो मुझे। वो जान बचाने के लिए तेजी से पीछे की ओर भागने लगा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन बहुत दूर दौड़ने के बाद उसने पाया कि वो फिर उसी जगह पर लौट आया था जहां कार का हादसा हुआ था। अब वो भी उसी जगह पर फंस कर रह गया था। ऋषिकेश शहर में रहने वाले पुलकित के परिवार में उसकी माँ रचना, पिता प्रदीप, चाचा रंजन और चाची प्रिया थे। वैसे तो उनका परिवार देखने में हर दूसरे परिवार की तरह नॉर्मल लगता था, लेकिन उनके परिवार में एक गहरा राज छुपा हुआ था। जी, 3 महीने बाद पुलकित का 20वां जन्मदिन होने वाला है। तो क्या मतलब? आप भूल गए क्या? अरे हाँ, 20वें जन्मदिन से पहले हमें उसकी शादी करानी पड़ेगी। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। बहुत कम समय बचा है,
जल्दी से उसके लिए कोई लड़की ढूंढो। कुछ महीने में उसका 20वां जन्मदिन आ रहा है ना। 20वां नहीं, 19वां। आप लोगों को अपने ही बच्चे की जन्म तिथि याद नहीं रहती है। 19वां? हाँ दीदी, 19वां ही तो है। पुलकित का जन्म 2005 में हुआ था और अभी 2024 चल रहा है, तो 19 ही हुआ ना। अरे हाँ, मेरा तो आजकल दिमाग ही काम नहीं करता है। चलो अच्छी बात है, अब हमारे पास और टाइम है पुलकित के लिए लड़की ढूंढने का। पुलकित दूर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वो उन लोगों के पास आया और बोला, माँ, पापा, मैं आपकी बातें सुन रहा था और मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं 25 साल से पहले कोई शादी वादी नहीं करूँगा। पुलकित, ये कोई मजाक नहीं है। हमारे खानदान पर एक भयंकर श्राप है। श्राप? ये सब तो फिल्मों में होता है चाचा। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हारे दादा के छोटे भाई के साथ ये हो चुका है। अगर खानदान के मर्द 20वें जन्मदिन से पहले शादी नहीं करते तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। पापा, पहली बात तो मैं इन सब बेतुकी बातों पर यकीन नहीं करता, और दूसरी बात, अभी तो मेरा 19वां जन्मदिन आने वाला है। बाद में देखेंगे क्या करना है, अभी सब ठीक है। पुलकित हंसते हुए अपने कमरे की तरफ चल देता है और उसके घर वालों की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि श्राप क्या कर सकता है। ऐसे ही 3 महीने बीत गए और पुलकित का 19वां जन्मदिन आ गया। वो अपने दोस्तों समीर, रवि और काजल के साथ पहाड़ों पर पार्टी करने के लिए निकल गया। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। मैंने सुना है तू 20+ से हो गई। जन्मदिन मुबारक पुलकित। थैंक यू। चारों लोग कार में मस्ती करते हुए जा रहे थे, पर अचानक चारों ओर का मौसम बदलने लगा। अरे, ये अचानक इतनी ठंड क्यों लगने लगी? यार, ये पहाड़ों का मौसम है, कब बदल जाए कुछ पता नहीं। तभी अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। समीर ब्रेक मारता है। तुम लोगों ने सुना? वो आवाज क्या थी? भाई, मुझे लगता है कि कोई बाहर है। पुलकित, ये क्या हो रहा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे रुको, मैं देखता हूँ। पुलकित कार से बाहर उतरता है और चारों तरफ देखता है, कहीं कुछ नहीं था। पर तभी अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। पुलकित गाड़ी की तरफ बढ़ा, पर तब तक गाड़ी चल गई और सीधे खाई में जाकर गिर गई। नहीं! समीर, काजल, रवि! वो रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है, पर तभी अचानक कोई आकर उसे हिलाता है। वो समीर था। क्या हुआ पुलकित? तू चिल्ला क्यों रहा है? तू तो हल्का होने उतरा था ना? क्या? मैं चल वापस गाड़ी में बैठ, चल। वो कंफ्यूज सा गाड़ी में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये अभी उसके साथ क्या हुआ। फिर वो लोग पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। वो पूर्णिमा की रात थी। समीर और रवि पार्टी के सेटअप में लग गए और काजल चांदनी एंजॉय करने लगी। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा लग रहा है। हाँ, सच कहा। पुलकित का 20वां जन्मदिन यादगार रहेगा। हाँ, पर पता है, मैंने घर वालों को बताया ही नहीं है कि आज मेरा 20वां जन्मदिन है। उन्हें लगता है ये 19वां है। क्या? लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? अरे, उन्हें पता चलता कि आज मेरा 20वां जन्मदिन है तो वो आज ही मेरी शादी करा देते, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे खानदान के मर्दों पर एक श्राप है कि अगर हमारे 20वें जन्मदिन से पहले शादी नहीं हुई तो कुछ बहुत बुरा होता है। क्या सच में ऐसा है? अरे वो तो बड़ों की बेतुकी बातें हैं, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। सभी जोर से हंसने लगते हैं और पार्टी की तैयारियों में लग जाते हैं। पुलकित केक रखता है और मोमबत्तियां जलाने लगता है। तभी काजल कहती है, अरे ये चांदनी कम क्यों हो रही है? सब आसमान की ओर देखते हैं। चांद पर धीरे धीरे एक साया सा पड़ रहा था। ये तो चांद पर ग्रहण लग रहा है, पर आज तो ग्रहण की कोई खबर नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? अचानक तेज हवाएं चलने लगती है। मोमबत्तियों की लौ बुझ जाती है।
चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है और तभी एक भयानक चीख सुनाई देती है। ये आवाज कैसी थी? मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अरे कुछ नहीं है, चलो केक काटते हैं। जैसे ही पुलकित केक काटता है तो केक में से खून निकलने लगता है और खून के साथ निकलते हैं बहुत सारे कीड़े। ये क्या? कहीं तेरे खानदान की वो श्राप वाली बात सच तो नहीं है? ये सुनकर सबकी हलक सूख जाती है। उसी पल अचानक पूरी तरह अंधेरा हो गया। उन लोगों ने मुंह उठाकर देखा तो पूरे चांद पर ग्रहण लग चुका था और फिर सामने की झाड़ियों के बीच से एक अजीब सा क्रीचर प्रकट हुआ। वो क्रीचर बेहद डरावना था। उसका चेहरा इतना भयानक था ये समझना मुश्किल था कि उसकी आंखें और नाक कहाँ है। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। ये क्या है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी वो क्रीचर एक भयानक आवाज में बोलता है, मैं इस खानदान पर लगे श्राप का दूत हूँ और मैं पुलकित को पाताल ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर पुलकित के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, तू असली नहीं है। वो क्रीचर और पास आता है। उसकी लंबी भयानक उंगलियां पुलकित की ओर बढ़ती है। मैं असली हूँ और तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ क्योंकि ये तेरे खानदान का श्राप है। तेरे 20वें जन्मदिन पर तेरे साथ यही होना था। नहीं, हम तुम्हें पुलकित को ले जाने नहीं देंगे। भागो सब लोग यहाँ से। सब पुलकित को बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीचर उसके सामने अचानक प्रकट हो जाता है। मुझे सिर्फ पुलकित चाहिए। अगर तुम उसे मेरे हवाले कर दो तो मैं बाकियों को छोड़ दूंगा। हम उसे तुम्हें नहीं देंगे। वो लोग पास में पड़े पत्थर उठाकर उस क्रीचर पर फेंकने लगते हैं। पत्थर क्रीचर को लगते हैं, लेकिन उस पर कोई असर होता इसके बजाय वो क्रीचर और गुस्से में आ जाता है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? अचानक क्रीचर रवि की ओर झपटता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ मुझे पुलकित, भाग, जल्दी भाग। नहीं, रवि को छोड़ दे। वो क्रीचर रवि को ऊपर उठाकर खाई के किनारे की ओर ले जाता है। रवि की चीख गूंजती है और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। पुलकित, समीर और काजल जान बचाने के लिए तेजी से भागते हैं। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। वो क्रीचर उन्हें हर तरफ ढूंढ रहा था। वो हमें ढूंढ रहा है, अब क्या करें? पुलकित हड़बड़ाते हुए फोन निकालता है और जल्दी से अपने घर पर फोन लगाता है। फोन बजता है और दूसरी तरफ रंजन की आवाज आती है। हेलो, मुझे पता है कि आज तुम्हारा 20वां जन्मदिन है, पर जब तुम मरोगे तभी तो ये पूरा घर मेरा होगा। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? मम्मी पापा कहाँ हैं? रंजन ने हंसते हुए फोन काट दिया। क्या हुआ? क्या कहा चाचा जी ने? रंजन चाचा यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। उन्हें पता था कि आज मेरा 20वां जन्मदिन है, पर मैं मरूंगा तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। हमें अब उनसे कोई मदद नहीं मिलेगी। कुछ देर चुप्पी छा जाती है, लेकिन फिर उस क्रीचर की आवाजें करीब आने लगती हैं। अब क्या करें समीर? पुलकित, अगर काजल से तुम्हारी शादी हो जाए तो शायद ये श्राप खत्म हो जाएगा। शायद यही इसका समाधान हो। अगर इससे तुम्हारी जान बचती है तो मैं तैयार हूँ। हमें यहाँ से निकलकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहाँ ये शादी हो सके। तीनों जल्दी से नीचे की तरफ भागने लगते हैं। समीर, काजल और पुलकित भागते हुए आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर पहुँचते हैं। काजल और पुलकित को जल्दबाजी में 7 फेरे लेने के लिए तैयार किया जाता है। समीर आग जलाता है। आग जल गई है, जल्दी करो, जल्दी फेरे पूरे करने। पुलकित और काजल फेरे लेने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन तभी हवा अचानक और तेज हो जाती है और आग बुझ जाती है। क्रीचर वहां अचानक धमाके के साथ प्रकट होता है। उसकी भयंकर आंखें और टेढ़ा मेढ़ा शरीर उनके रोंगटे खड़े कर देता है। शादी करने का समय निकल चुका है।
वो क्रीचर पुलकित के पास आता है। तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है इंसान? मेरे दोस्तों को छोड़ दो, उन्हें नुकसान मत पहुंचाना। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा। अचानक जमीन में एक बड़ी दरार पड़ती है, धरती फटने लगती है और उसके भीतर से एक गहरी खाई प्रकट होती है। क्रीचर उसे खाई की ओर खींचने लगता है। अब तू मेरे साथ चलेगा, पाताल लोक में, मेरे लोक में। नहीं! पुलकित का शरीर क्रीचर के साथ धीरे धीरे पाताल में समा जाता है। रात का समय था। एक लड़का पहाड़ी रास्तों पर अपनी बाइक को भगाता चला जा रहा था। वो अमावस की रात थी, इसीलिए बाइक की हेडलाइट के सिवा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। और तभी अचानक बारिश होने लगी। ओहो, अब मैं कहाँ जाऊँ? थोड़ा सा आगे जाने पर उसे एक मैरिज हॉल दिखा जो बंद पड़ा था। वो वहीं पर रुक गया। उसने बाइक की हेडलाइट जल्दी छोड़ दी ताकि कुछ रोशनी रहे। पर 1 मिनट बाद अचानक बाइक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई और गुप्त अंधेरा हो गया। और इस अंधेरे में अचानक मैरिज हॉल के अंदर से मंत्रों की आवाज आने लगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज। लड़का उस आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। और तभी जोरदार बिजली कड़की। बिजली की रोशनी में उसने देखा कि वो पूरा हॉल लाशों से भरा हुआ है और बीच में एक नवविवाहित जोड़ा बैठा है। वो घबराकर वहां से फौरन भागा। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो भीगता हुआ ही चल दिया, लेकिन उसकी बाइक की हेडलाइट ऑन नहीं हुई। उस अंधेरे में वो 2 कदम ही चल पाया कि अचानक वो सामने से आती बस से टकरा गया और उसकी वही मौत हो गई। ठीक 1 महीने बाद सुनील और मोहिनी की शादी होने जा रही थी और उन्होंने हिमाचल में डेस्टिनेशन वेडिंग तय की थी। सुनील मोहिनी के माता पिता को फोन करता है और फिर वो लोग हिमाचल जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ सुनील के 2 दोस्त राजीव और संजय भी थे। लेकिन पंडित जी को तो लेकर नहीं चल रहे हो? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। चलो कोई ना, वहाँ कोई पंडित मिल जाएगा। हिमाचल के पहाड़ी रास्तों का सफर जितना सुहावना था उतना ही डरावना भी था। अमावस की रात थी, पहले ही चारों तरफ अंधेरा था। थोड़ी देर बाद वो लोग उस मैरिज हॉल में पहुंचे जिसे सुनील ने बुक किया था। हॉल बाहर से पूरा सजा हुआ था, लेकिन वहाँ एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। क्या माजरा है? यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। अरे यार, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, यही है। देखो, सारा डेकोरेशन वैसा का वैसा ही है जैसा कि हमने कहा था। सब हॉल के अंदर चले गए। सुनील ने सबसे आराम करने को लिया। थोड़ी देर बाद सुनील, राजीव और संजय पंडित की तलाश में निकल पड़े। आसपास कई पंडितों से उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। यार, यहाँ ये सारे पंडित ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भूतिया जगह पर आ गए। अंत में उन्हें एक अजीब सा पंडित मिला जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लग रहा था, लेकिन उसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने सोचा कि चलो काम तो हो ही जाएगा और उसे लेकर हॉल वापस आ गए। जयमाला रात को 12 बजे शुरू करना है, सारी तैयारी कर लो। 12 बजे? इतनी रात को? हाँ, यही शुभ मुहूर्त है। रात के 12 बजे के बाद जब जयमाला की प्रक्रिया शुरू हुई, सुनील ने मोहिनी के गले में माला डालनी चाही, लेकिन जैसे ही माला मोहिनी के गले के पास पहुंची, सारे फूल अचानक से मुरझा गए। सब ये देखकर हैरान रह गए। ये क्या हुआ? सारे फूल कैसे सूख गए? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल नई माला थी। उन्होंने दूसरी माला मंगवाई, लेकिन जैसे ही उसे गले में डालने की कोशिश की, फूल फिर से मुरझा गए।
और अचानक हॉल में लगे सारे फूल भी मुरझाने लगे। एक भी ताजा फूल नहीं बचा। ये देखकर सभी लोग डर से सिहर गए। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो गलत है यहाँ। आखिर में थक हार कर उन्होंने सिर्फ एक धागे से जयमाला की प्रक्रिया पूरी। उसके बाद पंडित ने घोषणा की कि फेरे रात के 3 बजे होंगे। तभी अचानक हॉल के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। हवा का एक तेज झोंका आया और सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा और इसी बीच एक चीख सुनाई दी। सुनील, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कुछ नहीं, बस हवा है। और उसी पल हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर गिरा, जिससे प्रदीप बाल बाल बचा। ये देखकर सबकी हालत पतली हो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद ये सब अचानक शांत हो गया। ये सब क्या था? क्या यहाँ कोई भूत है? यार, हमें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, अब सब कुछ शांत हो गया है। ये बस हवा से हो रहा था। अरे, हवा से झूमर गिर गया? नहीं बेटा, बात कुछ और है। Believe me, मम्मी, it's all right। 3 घंटे किसी तरह गुजर गए। रात के 3 बजे फेरे शुरू करने का समय आ गया था। सब लोग पहले से ही डरे हुए थे। पंडित जी ने फेरों की तैयारी शुरू की, लेकिन अचानक पंडित जी जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे, जैसे उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। ये क्या हो रहा है? ये पंडित जी को क्या हो गया? जल्दी से पानी लाओ, किसी तरह इन्हें होश में लाओ। सभी घबराकर पंडित के पास पहुंचे और उनके मुंह पर पानी छिड़कने लगे। थोड़ी देर में पंडित जी होश में आ गए। ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पंडित जी, ऐसा मत कहिए, हमें शादी करनी है। मैं जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। पंडित वहाँ से तेजी से निकल गया। सब लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे, लेकिन मोहिनी के पिता प्रदीप को इस पर कोई यकीन नहीं था। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद फेरे करवा दूंगा। हम बिना किसी पंडित के भी शादी कर सकते हैं। प्रदीप पंडित की जगह जाकर बैठ गए और मंत्र पढ़ने लगे। प्रदीप ने जैसे ही पंडित की जगह ली और फेरे शुरू किए, अग्निकुंड की जलती हुई आग बार बार बुझने लगी। हर बार जब वो मंत्र पढ़ते, आग कमजोर पड़ने लगती और बुझ जाती। फेरे फिर से शुरू हुए। एक एक करके 6 फेरे हो गए। 7वां फेरा शुरू होने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां पर आ गया। उसकी आंखें लाल और वो तेजी से चिल्लाया, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इस खंडहर में शादी कर रहे हो? ये जगह शापित है। अगर तुम रुके तो सब मारे जाओगे। अब ये कौन पागल है? अंधे हो क्या बाबा? ये तुम्हें खंडहर दिख रहा है? अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो। उस बूढ़े के ये कहते ही अचानक से वो मैरिज हॉल धूल मिट्टी से भरे खंडहर में बदल गया। जगह जगह मकड़ी के जाले थे। फर्श पर गंदगी और टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थी। सब डर से कांपने लगे और अगले ही पल पूरे हॉल में घना अंधेरा छा गया। वो लोग मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? ये जगह तो... हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। डर से कांपते हुए सभी लोग तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन दरवाजे अचानक से बंद हो गए। सबके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। ये दरवाजे खुल क्यों नहीं रहे? क्या हो रहा है? भगवान के लिए हमें यहाँ से बाहर निकालो। सच बताओ, ये सब क्यों हो रहा है? 1950 में यहाँ एक लड़की और लड़का शादी करने आए थे। उनका नाम मनोज और शीला था। वो अपने घर वालों से छुपकर शादी कर रहे थे, पर लड़की का बाप एक शक्तिशाली तांत्रिक था, तो वो यहाँ शादी रोकने आया, लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी। गुस्से में उसने इस जगह को श्राप दे दिया कि यहाँ किसी की शादी नहीं होगी। खासकर अमावस्या पर तो अलग ही तबाही होगी, क्योंकि उस दिन भी अमावस्या थी।
मोहिनी ने चौंक कर अपनी माँ चित्रा की ओर देखा। चित्रा ने अब एक राज खोला। दरअसल माँ बाप की कहानी है। मेरी माँ का नाम शीला था और पिता का मनोज, और मेरे नाना तांत्रिक थे। ये श्राप ही हमें यहाँ खींच कर लाया है। और असल में मेरे नाना ने सिर्फ इस जगह को नहीं बल्कि अपनी बेटी को भी श्राप दिया था कि उसकी औलादों की शादियाँ तबाही लेकर आएंगी। उसका गुस्सा भड़क गया और वो मोहिनी के परनाना को तभी अचानक बिजली वापस आई। चारों तरफ का नजारा देखकर सबकी हालत खराब हो गई। पूरे हॉल में जगह जगह लाशें पड़ी हुई। ये लाशें कहाँ से आई? हमारा अंत यही लिखा है।